हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लेट्स स्टडी विद पैशन में। और आज का हमारा टॉपिक है यूपी स्पेशल का उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं और उनके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, लास्ट में हमने 10 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी रखा है, आप उसको ज़रूर से अटेंड करें। क्योंकि होता ही है कि फैक्ट्स तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में कुल जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनका 1.09% उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। याद रखेंगे इस फैक्ट को। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 0.6% है। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग 0.6% है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के संविधान आदेश अनुसूचित जनजातियां 1967 के अनुसार 5 जनजातियों को, जिनमें बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू एवं राजी, इनको अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था। 1967 के आदेश के अनुसार 5 जनजातियों को शामिल किया गया था, लेकिन 2003 में 10 और जनजातियों को इसमें शामिल किया गया है। 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। चलिए देखते हैं वो 10 अनुसूचित जनजातियाँ कौन सी हैं। इसमें फर्स्ट है गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी और राजगोंड। ये सब जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है ये देख लेते हैं एक बार। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र। फ्रेंड्स, इन सब जगहों पर ये जो पहले पॉइंट में जनजातियाँ दी गई हैं ये सब पाई जाती हैं। और चलिए देखते हैं सेकंड जनजाति है खरवार और राजगोंड। ये कहाँ पाई जाती है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में। तो ये सेकंड पॉइंट था। इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट है सहरिया जो जनजाति है वो केवल ललितपुर में पाई जाती है। और फोर्थ है परैया, बैगा, अगारिया, पटारी। फ्रेंड्स, ये पटारी है, पटारी, भुइया और भुइया। ये जनजाति केवल और केवल सोनभद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है पांखा और पानिका, ये पाई जाती है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट है 6 नंबर पर चेरो जनजाति जो है वो सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। और थारू जनजाति गोरखपुर में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर पर है बुक्सा या भोक्सा। इसको भोक्सा भी बोल सकते हैं और बुक्सा भी बोलते हैं। और माहीगीर, ये जो जनजातियां हैं ये पाई जाती हैं बिजनौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो 2-3 इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली है थारू जनजाति के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। जो थारू जनजाति है उनके वंश का नाम दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। सेकंड है इस जनजाति के लोग कद में छोटे, पीली चमड़ी और चौड़ी मुखाकृति। ये चमड़ी है फ्रेंड्स, पता नहीं हिंदी के सॉफ्टवेयर में किस तरीके से लिखा होता है, समझ नहीं आता, तो इसको दोबारा से पढ़ेंगे। इस जनजाति के लोग कद में छोटे, पीली चमड़ी वाले और चौड़ी मुखाकृति के होते हैं। चलिए थर्ड फैक्ट देख लेते हैं। और इसका जो थर्ड फैक्ट है
इस जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। इनका मुख्य भोजन चावल है। 4 देख लेते हैं। ये लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से करते हैं। ये लोग अभी भी संयुक्त परिवारों में रहते हैं। इनकी ये खासियत है कि ये लोग अभी भी संयुक्त परिवारों में निवास करते हैं। इनके यहाँ संयुक्त परिवारों की प्रथा का प्रचलन है। 6 पॉइंट है। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, जबकि हम लोग दीपावली को एक बहुत ही अच्छे तरीके से और खुशी के पर्व के रूप में मनाते हैं, दीपों के पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि कौन सी जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि जो थारू जनजाति के लोग हैं वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, इस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। बदला विवाह प्रथा प्रचलित है इसमें, जैसे कि अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो आप हमारे बेटे की शादी कराएंगे, तो यही होता है बदला विवाह प्रथा। नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति के बारे में तथ्य। ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। कहने का मतलब है कि थोड़े बहुत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जौनसारी पाई जाती है, अदरवाइज़ जो जौनसारी जनजाति है वो उत्तराखंड की जो मुख्य जनजाति है। तो चलिए इसके बारे में 1-2 फैक्ट्स और देख लेते हैं। जौनसारी जनजाति को खश जाति का वंशज माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर मिक्स नहीं करेंगे। जो थारू जनजाति थी वो किरात वंश से संबंधित थी, जबकि जौनसारी जनजाति जो है वो खस जाति के वंशज हैं। और इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। बुक्सा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। ये लोग सामान्य बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। तखत। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना को 1983-84 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद और जालौन ज़िले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद और जालौन ज़िले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जिसकी कुल आबादी 5,69,035 है। सबसे बड़ा जो समूह है वो कौन सा है? गोंड जनजाति समूह। इसके बाद खरवार जनजाति समूह की संख्या आती है जो कि है 1,60,676। ये आंकड़े याद रखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा समूह है थारू जनजाति का, जिसकी कुल संख्या है 1,05,291। 1,05,291 थारू जनजाति। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना को 2 अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था। ये याद रखेंगे, थारू विकास परियोजना को कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस टॉपिक का जो सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसको कर लेते हैं, फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? 1.88%, 1.09%, 2% एंड 1%। फटाफट से रिवीजन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1.09%। मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 1.09% जनजाति निवास करती है पूरी कुल जनसंख्या का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2003 में कितने जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था? कितने जनजातियों को शामिल किया गया था ये देख लेते हैं। फर्स्ट 5,
19, 10 और 9? जल्दी से बताएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सी 10। 2003 में 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, जबकि 5 जनजातियां पहले से ही अनुसूचित जनजाति के दर्जे में थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थारू जनजाति के लोग किस वंश से संबंधित हैं? किरात, खश, पटवार या राजपूताना? कौन से वंश से संबंधित है? इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है किरात। किरात वंश से संबंधित होते हैं थारू जनजाति के लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमने अभी देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका देख लेते हैं, थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, गोंड जनजाति, जौनसारी जनजाति। तो बताइए कौन सी जनजाति है? इसका आंसर अभी पढ़ा है हमने, तो इसका आंसर है ए। और ए ऑप्शन में क्या आता है? थारू जनजाति, थारू जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? फैजाबाद, जालौन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। फैजाबाद और जालौन दोनों ही ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना को कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है लास्ट में ही। 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1985, 5 दिसंबर 1990 और 5 दिसंबर 1991। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में कम क्षेत्र में पाई जाती है? तो थारू, बुक्सा, जौनसारी या गोंड, कौन सी जनजाति है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर होगा सी, जौनसारी। जौनसारी जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश की कम क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, इसको रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है? किस जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा, थारू और जौनसारी या खरवार। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा। बुक्सा जनजाति का जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको तखत कहते हैं। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और केवल 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा टेस्ट नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो ये लर्न हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी स्पेशल में। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पीएससी हो के कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर बीईओ का कोई एग्ज़ाम हो, लेखपाल, पटवारी, इन सब के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास योजना को कब शुरू किया गया था? बुक्सा जनजाति विकास परियोजना को कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, 1983-84, 1980-81, 1990-91 एंड 1994 और 95। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1983-84। फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो जाता है। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस जनजाति में अभी भी संयुक्त परिवारों का प्रचलन है? जबकि आज के टाइम पे कहीं भी संयुक्त परिवारों का प्रचलन नहीं है, लेकिन एक जनजाति ऐसी है जहाँ पर संयुक्त परिवारों का प्रचलन है। और चलिए देख लेते हैं कौन सा है इसका। तो इसका ऑप्शन है खरवार, बुक्सा, थारू, जौनसारी। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा सी, थारू। थारू जनजाति में अभी भी संयुक्त परिवारों का प्रचलन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संयुक्त परिवार अब कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाएगा। बाद में 10 क्वेश्चंस का टेस्ट दीजिए तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक रट जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।